हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने के लिए हमें पुराने कॉन्सेप्ट आने जरूरी है। बेसिकली ज़्यादातर हमें क्या आना जरूरी है? लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता था? लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता था कि साहब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये सिंपल हमें कौन बताता था? हमारा लॉ ऑफ डिमांड बताता था। अब जब हमने ये सीख लिया, तो तुम्हारा क्या नाम है? अनुराग। तो अनुराग गया अपने पापा के पास और अपने पापा को बोला कि पापा सुनो, मार्शल साहब ने मेरे को एक लॉ सिखाया है, एक बात सिखाई है, यह हमारे बिजनेस में बड़ी काम में आएगी। पापा ने पूछा, बताओ बेटा क्या ऐसी बात बता दी तुम्हारे मार्शल ने? तो ये पापा को बताता है कि पापा अगर हम क्या करते हैं, हमारा जो काम है उसमें अगर क्या करते हैं, प्राइस कम कर दें तो हमारे प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। पापा ने कहा अब बात तो सही है, बट आई वॉन्ट टू आस्क वन सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। तो पापा ने एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। पापा ने पूछा, बता कितना प्राइस कम करूं? तुमने कहा कि साहब प्राइस कम करने पे डिमांड बढ़ जाएगी। पहला क्वेश्चन पापा का ये है कि कितना प्राइस कम करूं। चलो मान लेते हैं पापा ने कहा कि हमारा जितना भी प्राइस है हम 10% प्राइस कम भी कर देते हैं। हमने 10% प्राइस कम कर दिया। अब पापा का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बता डिमांड कितने से बढ़ेगी? तूने कहा प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ेगी। आपने पापा को जाके ये बोल दिया प्राइस कम कर दो डिमांड बढ़ जाएगी। अब पापा ये कह रहे हैं मैं 10% प्राइस कम करने के लिए रेडी हूं, बता डिमांड कितने से बढ़ेगी? बताओ अब कितने से बढ़ेगी? क्या ऐसा लॉ ऑफ डिमांड ने कुछ बताया? लॉ ऑफ डिमांड ने ऐसी कोई बात नहीं बताई। मार्शल साहब हमेशा आधी अधूरी बात बता के जाते हैं। इन्होंने ये तो बता दिया जी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कितना बढ़ेगा, बाय हाउ मच डिमांड विल इंक्रीज, इट इज नॉट क्लियर बाय द मार्शल। मार्शल ने ये बात हमें क्लियर किया ही नहीं, ये बात हमें बताई ही नहीं डिमांड कितने से बढ़ेगी। तो दिक्कत हो गई। तो मतलब अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? बाय हाउ मच डिमांड विल इंक्रीज। हमें यह ढूंढना है कि डिमांड कितने से चेंज होगी। अगर प्राइस बढ़ा दें तो डिमांड कितने से कम होगी, या प्राइस अगर कम कर दें तो डिमांड कितने से बढ़ेगी। हमें यह ढूंढना है। और ये ढूंढने के लिए तो अब ये डिपेंड करता है कि कितने से चेंज होगा, डिमांड कितने से बढ़ेगी या कितने से कम होगी। ये डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन सेंसिटिविटी। मतलब क्या है साहब? लोग कितने सेंसिटिव हैं प्राइस को लेके, और भी बहुत सारे फैक्टर होंगे, लेकिन हम अभी सिंपल सी बात ये कर रहे हैं कि डिपेंड करेगा कि लोग कितने सेंसिटिव हैं। आज अगर मान लेते हैं कोई ऐसी जरूरी चीज है, जैसे आज की डेट में अभी गर्मियों का सीजन है ना, समर है, तो पानी की बड़ी जरूरत है। अब अगर नॉर्मली हम मार्केट से पानी खरीदते हैं, एक बोतल जो वाटर आती है वो 20 रुपए के आसपास की है ना। अब 20 रुपए की बोतल है। अब कल को, अब नॉर्मली एक दिन में आदमी 5 बोतल के आसपास, 2-4 बोतल के आसपास लगा लेता है, ठीक है, पानी की बोतल है ना। तो पानी की बोतल 4-5 लग जाती है। अब यही अगर उसका प्राइस क्या कर दिया जाए, आज हमें 20 रुपए में बोतल मिल रही है, लेकिन कल को अगर प्राइस उसका क्या कर दिया जाए, 30 कर दिया जाए, बताओ क्या पानी पीना छोड़ देंगे? क्या नहीं? क्या सेंसिटिव है या नहीं है? यहां पे हम प्राइस को लेके सेंसिटिव नहीं है कि बोतल का प्राइस चाहे कितना भी हो, हमें पानी पीना है मतलब पीना है, हम डिमांड करेंगे मतलब करेंगे, हम डिमांड चेंज नहीं कर रहे हैं वहां पे। तो हम यहां पे प्राइस को लेके सेंसिटिव नहीं है। लेकिन यही अगर कपड़े का प्राइस हो, कपड़े की बात करें, कपड़े अगर मान लेते हैं हम एक शर्ट खरीदने जाते हैं, शर्ट 300 रुपए की है और शर्ट 300 से हमें बताया कि 500 रुपए की मिलेगी, तो शायद हम कहेंगे डिमांड हम कम कर देंगे। हम ये कह सकते हैं कि नहीं हमें नहीं खरीदनी है शर्ट, अभी हमने डिमांड चेंज कर दी। तो क्या हम यहाँ पे शर्ट को लेके प्राइस सेंसिटिविटी थी या नहीं थी? हमारे मन में प्राइस को लेके सेंसिटिविटी थी। अच्छा, बीकानेर के अंदर जो लोग हैं ज्यादातर क्या है, प्राइस सेंसिटिव हैं। शादी के टाइम पे इनको कोई प्राइस सेंसिटिविटी की बात नहीं आती है, लेकिन नॉर्मल जो रहता है वहां पे प्राइस सेंसिटिव रहते हैं। बताओ बीकानेर में कचौरी समोसा ज्यादा क्यों चलते हैं? सस्ते हैं।
दूसरी बात, सस्ते हैं, यहाँ के लोग बढ़िया भी बनाते हैं, क्वालिटी भी है यहाँ के लोगों में, ठीक है। लेकिन एक दूसरी बात ये भी है कि जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, है ना, जो बड़े हैं, जैसे कि बात करें हम, डोमिनोज इतना नहीं चलता, या अगर चलता भी है तो पवनपुरी साइड में उसको खोला हुआ है, उसको पंचसती सर्किल के आसपास उसको ओपन किया है, सिटी साइड में इतना ओपन नहीं किया उसको। सिटी साइड में कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट फूड फास्ट का नहीं है जो हमें मिल जाए, है ना। मैकडी क्या बीकानेर में आया क्या? अभी तक नहीं आया। ऐसा नहीं है कि बीकानेर के लोगों के पास मैकडी के जो अंदर प्रोडक्ट मिलते हैं वो खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन लोग प्राइस सेंसिटिव हैं। लोग कहते हैं भैया हम जिस चीज के लिए हम 10 रुपए में अपना काम चला लेते हैं, उसी चीज के हम क्यों 200 रुपए दें, हम क्यों 200 रुपए दें? लोग प्राइस सेंसिटिव है, यहाँ पे नहीं खरीदना चाहते। यहां पर ये इन्हीं चीजों के ऊपर डिमांड कितनी चेंज होगी, हम बात कर रहे थे डिमांड कितनी चेंज होगी, ये डिपेंड करेगा कि वहां के लोग कितने सेंसिटिव हैं, वहां के लोग कितने रिस्पोंड करते हैं प्राइस को। अगर आप दिल्ली में जाओगे, मुंबई में जाओगे, तो वहां के लोग रिस्पोंड नहीं करते। ठीक है, रुपया बढ़ गया, 30 रुपए का समोसा अगर 50 का भी हो गया। देखो जो समोसे यहाँ पे क्या मिलते हैं हमें 10 रुपए में, 5 रुपए में मिलते हैं, यही दिल्ली में जाओगे 50 रुपए से कम का नहीं मिलता। वहां के लोग पे करते भी हैं, ऐसा नहीं है यहाँ के बीकानेर के लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे तो यहाँ पे भी है और वहां पे भी है, लेकिन वहां के लोग प्राइस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ के लोग प्राइस सेंसिटिव है, यहाँ के लोग प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कितना चेंज होगा ये तो हम डिपेंड करता है किसके ऊपर? लोगों की सोच के ऊपर, लोगों की प्राइस सेंसिटिविटी के ऊपर। क्लियर है इतना? हाँ या ना? चलो ये तो बात हो गई साफ कि डिपेंड करेगा प्राइस सेंसिटिविटी के ऊपर कि कितना चेंज होगा। अब इसी चेंज को या इसी सेंसिटिविटी को, या हम इसको भी कह सकते हैं कि कितना रिस्पॉन्स डिमांड के ऊपर पड़ता है या कितना इफेक्ट डिमांड के ऊपर पड़ता है, इस रिस्पॉन्स को, इस सेंसिटिविटी को, इस इमोशन को मेजर करने के लिए हमने एक वर्ड चुन लिया, और वो हमारा वर्ड क्या है? इलास्टिसिटी। वो वर्ड हमारा क्या हो गया? इलास्टिसिटी वर्ड हो गया। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का मतलब अभी सिंपल से अगर देखें तो क्या हो गया? इलास्टिसिटी का मतलब है डिमांड के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है, हाउ मच डिमांड विल बी इफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन other factors या change in one of the factors which affecting demand। कोई भी ऐसा फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, बस उसी चीज को हम क्या बुलाएंगे? उस मेजरमेंट को हम क्या बुला रहे हैं? इलास्टिसिटी। देखो हम डेफिनेशन पे बाद में चले जाएंगे, डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन में भी यही मिलेगा, कुछ और नया नहीं मिलने वाला। ठीक है, लेकिन पहले खून में बस जाना चाहिए कि इलास्टिसिटी हमारे लिए होता क्या है। अब इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी का मतलब सिंपल सा इतना हम लेके चलेंगे कि डिमांड में कितना चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर विच अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, कोई भी फैक्टर, सिर्फ प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी प्राइस, कोई भी फैक्टर अगर चेंज होता है तो उससे डिमांड में कितना चेंज होगा, वो हमारे लिए क्या है? इलास्टिसिटी है। नॉर्मली अगर हम अपनी बुक्स में देखते हैं तो हमें 3 तरीके के फैक्टर मिलते हैं जो कहते हैं कि डिमांड इनसे चेंज होगी। वैसे तो हमने बहुत सारे फैक्टर पढ़े थे जिनसे डिमांड चेंज होती है, लेकिन इलास्टिसिटी के पर्पज से हम सिर्फ 3 ही फैक्टर की बात करते हैं। पहला हमारा क्या है? प्राइस, कि अगर प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रही है तो कितनी डिमांड चेंज हो रही है प्राइस की वजह से, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी। और आप लोग अपने 11th और 12th में ज्यादातर यही पढ़ के आए हैं, जिन्होंने 11th में पढ़ा है या 12th में पढ़ा है, उन्होंने क्या पढ़ा हुआ है? प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना रिस्पॉन्स है, डिमांड में कितना चेंज है, वो हमारे लिए क्या कहलाता था? प्राइस इलास्टिसिटी। और किससे चेंज हो सकती है? इनकम से भी तो चेंज होती है डिमांड। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए, अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए, अगर मैं नॉर्मल गुड्स की बात करूं तो इनकम बढ़ने पे हम क्या कर देते हैं? डिमांड बढ़ा देते हैं। कितनी बढ़ेगी वो, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर हम इनकम फैक्टर लेके चलें, इनकम की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी, ये बात क्लियर है? एंड थर्ड जो फैक्टर हम इलास्टिसिटी के पर्पज से लेके चलते हैं, वो लेके चलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड कमोडिटी। वो कोई भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, चाहे सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें और चाहे हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें। ज्यादा डिटेल में तो जब हम इनके ऊपर आएंगे तब अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो हम इतनी बात कर रहे हैं कि रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस चेंज होने से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो जाती है। तो कितना चेंज हुआ हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में,
इसके लिए हम कंप्यूट करने के लिए इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो अगर इलास्टिसिटी की बात करूं तो कितने टाइप की हो गई अभी, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी हम क्या लेके चलेंगे, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ, क्लियर है इतना। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, या प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, इसका मतलब मैं इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूं क्या, नहीं, मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट ये था मेरा कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी, वो स्टेटमेंट मेरा ये है। इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लॉ ऑफ डिमांड की, मैं इलास्टिसिटी की बात ही नहीं कर रहा। जब मैं वर्ड यूज करूंगा ना कितना, तब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना इतना। तो लॉ ऑफ डिमांड के लिए एक वर्ड यूज कर सकता हूं मैं, इट इज ओनली अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। ये मेरे को ये बताता है कि बस ये होगा, कितना होगा ये नहीं बताता। जबकि इलास्टिसिटी की बात करूं तो ये एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटी बताएगा हमें कि कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमारे लिए क्या है, ये भी आप लोग अपनी कैरेक्टरिस्टिक में लिख लेना लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। लॉ ऑफ डिमांड इज ओनली अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, और जबकि इलास्टिसिटी जो है वो हमारे लिए क्या है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। इतनी ये बात समझ आ, चलो अब इन्हीं चीजों को आगे समझते हैं। हम पहले समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है। एक बार पॉज करना इसको। हाँ जी, तो अगला हमारा है अब प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी की। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या था, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब ये था कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, या ये था कि डिमांड में चेंज होने से प्राइस में कितना चेंज हो रहा है? कौन सा स्टेटमेंट सही था मेरा? पहले वाला जो हमारा स्टेटमेंट था, फर्स्ट स्टेटमेंट था, वही सही था। मतलब हम क्या लेना चाहते हैं, हाउ मच डिमांड विल respond due to change in price। मतलब मेरे को ये बताओ मेरा बेस क्या है, प्राइस या डिमांड? तो मैं ये कह सकता हूं प्राइस चेंज इन प्राइस इज बेस, यही है, हाँ या ना। तो प्राइस मेरा बेस है। तो अगर मेरे को निकालना है कि कितना चेंज हुआ, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं प्राइस डिवाइड बाय डिमांड? मेरे को इलास्टिसिटी कंप्यूट करना है, मेरे को तो ये बताओ मेरे को बेस क्या लेना है, प्राइस। तो क्या ये सही है? उल्टा करना पड़ेगा, हाँ, हमेशा जो लिख दिया वही सही थोड़ी ना है। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, बेस तो मेरा प्राइस है ना, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ। देखो ये मैं याद करवाना चाहता हूं क्योंकि बाद में जब फॉर्मूला आएगा ना तो ये कंफ्यूजन हो जाती है, नीचे क्या लिखना है ऊपर क्या लिखना है। तो मेरा बेस ही क्या है, प्राइस है, तो मैं नीचे लिखूंगा ही क्या, प्राइस लिखूंगा। ये बात तो समझ आ रही है। अब दूसरा, मेरा बेस क्या वास्तव में प्राइस था या चेंज इन प्राइस था? मैं क्या कंप्यूट कर रहा हूं? अगर इलास्टिसिटी कंप्यूट कर रहा हूं तो क्या मैं सिर्फ डिमांड और प्राइस की बात कर रहा हूं या चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस की बात कर रहा हूं? मैं चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस की बात कर रहा हूं। डिमांड विल रिस्पॉन्ड, इसका मतलब भी क्या है, डिमांड में कितना चेंज होगा। तो चेंज इन प्राइस और चेंज इन डिमांड की बात कर रहा हूं, तो मतलब ये डिमांड और प्राइस लिखना मेरे लिए गलत था। इसको थोड़ा सा और अगर सही करूं तो क्या होना चाहिए था, अब चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, ये होना चाहिए मेरा, यही होना चाहिए मेरा। तो हाँ या ना। तो फॉर्मूला कुछ इसी तरीके से हम आगे निकाल लेंगे, ये कंप्यूट कर लेंगे। अब इस चेंज को एक्चुअल में हम क्या लेके जाते हैं, परसेंटेज में लेके जाते हैं। हम नॉर्मली इसको क्या लेके जाते हैं, परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऐसा क्यों है कि हम क्यों परसेंटेज में इसको लिखना चाहते हैं? सिंपल लिख नहीं सकते क्या? सिंपल लिखने में कोई इशू नहीं है, लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम क्या आ जाती है, आपको हर कमोडिटी के लिए, क्योंकि हर कमोडिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है।
किसी की लीटर में आती है, किसी की मीटर में आती है, किसी की किलोमीटर में आएगी, किसी की किसी चीज में आएगी, है ना, किसी की नॉर्मल क्वांटिटी में 1 2 3 ऐसे आ रही होगी। तो हर कोमोडिटी के लिए अलग अलग मेजरमेंट रहेंगे इलास्टिसिटी के। तो हर कोमोडिटी के लिए क्या रहेगा, अलग अलग बेस रहेगा, फिर अलग अलग यूनिट रहेगी सभी के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस इसके अलावा अगर क्या हो चेंज हजारों में हो, जैसे मैं कहूं कि प्राइस अगर क्या हुआ 1000 से 5000 हो गया, 1000 से 5000 हो गया, तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। ये तो फिर भी हजारों में ठीक है, लाखों करोड़ों में प्राइस चेंज होते हैं। कार वगैरह की अगर बात करोगे तो उनके करोड़ों में लाखों में प्राइस चेंज हो रहे होंगे, तो फिर निकालना क्या है, मुश्किल है। अब किसी भी चीज को आसान बनाने के लिए परसेंटेज जो है वो क्या आता है, सबसे ज्यादा काम आता है हमारे, किसी भी चीज को आसान बनाने के लिए, ठीक है। एक नॉर्मल सी वैल्यू निकालने के लिए अगर परसेंटेज से कंपैरिजन कर लिया जाए ना तो प्रॉब्लम नहीं है, तब हम आराम से कर सकते हैं। अगर नॉर्मल लेके चलोगे तो देखो कंपैरिजन होना चाहिए तो दो सेम यूनिट का होना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज को कंपैरिजन, किन्हीं भी दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो दो सेम यूनिट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहां पे अगर क्या करोगे, ऐसे चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस लिखोगे तो ये एक्चुअल में दो यूनिट सेम नहीं है, क्योंकि डिमांड जो होगी वो क्वांटिटी में होगी, लीटर में, मीटर में, किसी ना किसी फॉर्म में होगी। लेकिन जब प्राइस की बात करता हूं वो तो रुपीज में है, आपने इसको सेम कहां रखा। ये दोनों ही डिफरेंट यूनिट है, तो कंपैरिजन करना ही आसान नहीं है। आपने रेशियो के चैप्टर में देखा होगा कि रेशियो हम उन्हीं चीजों का लेके चलते हैं जो दो सेम इकाई की सेम यूनिट की हो, तो ये सेम नहीं है, इसको कंपैरिजन करना। तो अगर इनको कंपैरेबल बनाना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहां पे क्या लेके चलते हैं, इसको परसेंटेज लेके आते हैं, ठीक है, हाँ या ना। वैसे तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला यही है, सिंपल सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो बन चुका है, परसेंटेज चेंज, या मैं चलो पूरा लिख देता हूं एक बार, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अभी वर्ड क्वांटिटी डिमांड क्यों लिखा वो भी बताएंगे, ठीक है, हाँ, प्राइस के कारण। और दूसरा डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, इतना सा लिखना है। अब किसी भी चीज का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं, चेंज में परसेंटेज निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं बताओ। विराट कोहली ने अपने फर्स्ट मैच में 70 रन बनाए और दूसरे मैच में 90 बनाए। आसान बनाऊं क्या थोड़ा सा, चलो 105 बनाए। कितने परसेंट ज्यादा सेकंड मैच में एक्स्ट्रा रन बनाए, कितने परसेंट ज्यादा, हमें क्या निकालना है, कितना ज्यादा, पहली बात तो यही निकालना है ना, कितना ज्यादा। तो पहले तो ये देखो कितना ज्यादा है, मतलब कितना चेंज हुआ है, तो चेंज तो कितने का हुआ है, चेंज इन रन अगर देखूं तो चेंज तो कितने का हुआ है, 35 रन का। अब मेरे को इसको कंपेरेबल बनाना है, मतलब परसेंटेज की फॉर्म में लेके आना है, परसेंटेज की फॉर्म में लेके आना है। अब एक बात ध्यान रखना, जब मैं क्या कर रहा हूं, कंपैरिजन करता हूं या परसेंटेज निकालना चाहता हूं कि कितना ज्यादा, तो कितना ज्यादा आप लोग देखो, अब अगर आपको मैं फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूला आप लोग शायद निकाल भी चुके होंगे। कितना परसेंट है यहाँ पे, तो वो 35 डिवाइड बाय 70 इंटू 100, तो अगर मैं बताऊं तो 50% एक्स्ट्रा रन बनाए, ये फॉर्मूला है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपने नीचे 70 ही क्यों लिखा, 105 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैं क्या देखना चाहता हूं, कितने परसेंट ज्यादा, या अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता हूं, तो अगर मैं अपने आप को ही एनालाइज करूं तो कहां से एनालाइज करूंगा, जहां पे मैं पहले था और वहां से कहां पहुंचा हूं। तो मतलब मैं कंपैरिजन तो यहां से करूंगा ना, या मेरा बेस तो यही रहेगा ना, मैं कहां था वहां से आगे लेके जाऊंगा। हालांकि मैं बाद में इसको भी गलत बोल दूंगा कि ये भी गलत है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है, वो जब एक अलग आएगा, ये भी गलत होगा, ठीक है। लेकिन यहां के लिए मैं बात करूं, अभी तक के लिए जो जितना हमने अभी पढ़ा है, तो अगर मेरे को क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तो मेरे को यही देखना पड़ेगा कि मैं पहले कहां था और वहां से कहां पहुंचा हूं। तो मैं वहां से देखना चाहूंगा ना, कहां से कहां पहुंचा हूं, तो वहां से, तो मेरा बेस क्या है, मेरा बेस फर्स्ट पॉइंट है, मेरा बेस क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट है। अब यही आपका क्या है फॉर्मूला है, इसको बना लो। क्या किया आपने,
105 या 70 माइनस 105 या 105 माइनस 70 एक ही बात है, ठीक है सर। प्लस माइनस आएगा, एक बार उसको छोड़ दो, प्लस माइनस को भूल जाओ एक बार। 105 माइनस 70 मतलब चेंज कितने का है, 35 का। डिवाइड में मैंने क्या रखा, 70, क्योंकि मेरा बेस, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहीं से था। इंटू 100 क्यों लगाया, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है तो हम 100 लगा देते हैं। इसी तरीके से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो अब मेरे को क्या रखना है, अब मेरे को इलास्टिसिटी कंप्यूट करना है। अब इलास्टिसिटी कंप्यूट करने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहले बताओ प्राइस और डिमांड। प्राइस कितना था पहले 10, 10 से कितना हो गया 15, डिमांड थी पहले 100 की। अब डिमांड बताओ कितनी होनी चाहिए, नहीं मेरे को तो बस इतना बता दो, 100 से ज्यादा आएगी, 100 आएगी, 100 से कम आएगी, 100 से कम आएगी ना। ये कौन बताता था, लॉ ऑफ डिमांड। चलो मैंने रख दिया कि डिमांड कितनी होगी 50 की। 15 जब प्राइस हुआ तो डिमांड कितनी होगी 50 की। इतना तो कम से कम समझ आना चाहिए। मैंने इधर कुछ भी लिखा हो या नहीं भी लिखा तो ये 100% श्योर रहना आपको कि इधर डिमांड 100 से कम आएगी। एक्सेप्शनल गुड्स अगर है तो एक अलग बात, नहीं तो नॉर्मल हमारा लॉ ऑफ डिमांड ही चलेगा, ठीक है। और हम हमेशा नॉर्मल बातें ही लेके चलते हैं, एक्सेप्शन हम एक्सेप्शन में ही पढ़ते हैं, ठीक है। बताओ अब मेरे को यहाँ पे क्या कंप्यूट करना है, इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी कंप्यूट करने के लिए क्या लिखूं मैं, बताओ। चलो एक बार इस फॉर्मूले का छोड़ो, हम जहां पहले थे, हमने विराट कोहली की बात की थी ना, पहले मैच में 70 बनाए और दूसरे में उसने 105 बनाए। हमने क्या किया था उसमें, पहले क्या निकाला था, डिफरेंस। मैं ये कह सकता हूं ये ओल्ड रन थे पहले मैच के और ये न्यू रन थे नए मैच के, ना दूसरे मैच के। तो मैंने क्या लिखा यहां पे, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इनटू 100, ऐसे ही था। चेंज तो यही है ना, न्यू माइनस ओल्ड। तो यहां पे भी बताओ, अभी मेरे को पहले क्या निकालना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मतलब फॉर्मूला तो यही लगना है, बस न्यू डिमांड आ जाएगी इधर, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइड बाय ओल्ड डिमांड, ठीक है। तो न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइड बाय ओल्ड डिमांड इनटू 100। ये हमारा इतना पोर्शन क्या बना, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ऐसे ही मेरे को क्या रखना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकालना है। तो मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100। ये हमारा क्या बन गया, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब मैं इसको और क्या लिख देता हूं, अब न्यू डिमांड ऐसे पूरा लिखेंगे तो क्या लगता है, अच्छा भी नहीं लगता, अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसे ना। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, डिमांड के लिए मैंने क्या वर्ड यूज़ कर दिया, D1, या चलो हम आपकी बुक्स वाला ही ले लेते हैं Q1, ठीक है। माइनस Q1 मेरे लिए क्या हो गया, नई डिमांड, ठीक है, न्यू डिमांड। और Q0 मैंने क्या रख लिया, ओल्ड डिमांड। नीचे क्या आ रहा है, Q0, इधर क्या आ जाएगा P1 और इधर क्या आ जाएगा P0 डिवाइड बाय P0। फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाय Q0 इंटू 100 डिवाइड P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0 इंटू 100, ठीक है। अब बस इसको आपको पुट करना है, इसको यहाँ पुट करना है। बताओ कितना आएगा, Q1 कितना है, देखो अभी तो मैं सिंपल आपको फॉर्मूला के साथ लेके बता रहा हूँ। अब बाद में वैसे तो इकोनॉमिक्स के पेपर में हमारे पास में बहुत टाइम होता है, टाइम की कमी नहीं आएगी कभी भी। इकोनॉमिक्स के पेपर में कभी टाइम की कमी नहीं आएगी। 100 क्वेश्चन है, आधे से पौने घंटे में हो जाएंगे, ठीक है। जितने आते होंगे वो आधे से पौने घंटे में हो जाएंगे। और जो बाकी के बचे हुए हैं उसमें फिर कितना भी टाइम लगाओ कोई टेंशन है नहीं, 2 घंटे कहीं कम नहीं पड़ते, ठीक है। तो अभी पहले यहाँ पे बताओ, वैसे मैं आपको सोचने का तरीका बता दूंगा इसका आंसर क्या आने वाला है। मेरे को तो ये बताओ यहाँ पे क्या चीज,
अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे, इलास्टिसिटी को कैसे इंटरप्रेट करने वाले हैं वो बताते हैं। तो Q1 कितना है 50 माइनस 100, तो 50 माइनस 100 डिवाइड किससे करूँ 50 से, इनटू अच्छा 100 है सॉरी, डिवाइड 15 माइनस 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, आंसर क्या आएगा 100 से 100 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गई, माइनस का 10 नहीं आंसर निकालोगे माइनस का 1 आएगा, आंसर तो मैंने कब का सोचा हुआ है। कैसे, हाँ यहाँ कितना बचा 5 इंटू 10, आंसर कितना बचेगा -1। इसको देखो सिंपल सा सोच सकते थे, डिमांड प्राइस में कितना चेंज हुआ है 50%, डिमांड में कितना चेंज हुआ है 50 एक ही आएगा आंसर तो, ठीक है। ये बात समझ आ रही है इतना तो। अच्छा ये तो बात हो गई किसकी, अभी तक हमने सर इधर माइनस का 1 आ रहा है, आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। माइनस प्लस एक बार वो चीजें भूल जाना, आपका आंसर हम एक बार लेके चलेंगे 1, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी आंसर बताना क्या आएगा। प्राइस डिमांड, ये आप लोग कैलकुलेट करके बता रहे हैं मेरे को। 50 से कितना हो गया 70, इधर कितना आ गया 400, और 400 से आपकी कितनी हो गई 300, आंसर कितना आएगा चलो लिख लेते हैं एक बार। ओल्ड अपना फॉर्मूला तो यही है, अपने अलग का भी फॉर्मूला रखी नहीं है कोई। कितना हो गया ये Q1 कितना है 300 माइनस 400 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, फिर डिवाइड रखेंगे 70 माइनस 50 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, कितना आ जाएगा ये लो 100 डिवाइड बाय 400, और नीचे कितना बचा हुआ है 20 डिवाइड बाय 50, इसको लेके जाऊंगा तो 50 बाय 20, माइनस का कुछ है क्या, ये 100 माइनस का है, हाँ अब काट लो, ये लो 5 8, तो 5 डिवाइड बाय 8 कितना हो गया 0.40, 5 से तो ऊपर आएगा यार 0.6 श्योर 0.66 आएगा, 676 कुछ इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। माइनस का है क्या, ये भी माइनस का है, ठीक है। ये कंप्यूट करना तो आ रहा है, ये तो आसान है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जैसे हमने क्या निकाला है अभी, अच्छा ये हमारे लिए क्या है प्राइस इलास्टिसिटी, ये हमारे लिए क्या है प्राइस इलास्टिसिटी। ऐसे ही हमें क्या निकालना है अभी इनकम इलास्टिसिटी, ऐसे ही हमें क्या निकालना है इनकम इलास्टिसिटी। अच्छा बताओ प्राइस इलास्टिसिटी में बेस क्या रखा, प्राइस इलास्टिसिटी में हमने बेस क्या रखा प्राइस। ऐसे ही हमें जब हम इनकम इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो हमें बेस क्या रखना है इनकम को। तो अब मैं एक बार बात कर रहा हूं आपको इनकम इलास्टिसिटी की। देखो मैं तीनों को एक साथ करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हमारा माइंड क्लियर रहे कि नीचे क्या आने वाला है। बेस हमारा क्या है, हम ये देखना चाहते हैं कि इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ है। तो हमारा बेस क्या हो गया इनकम, हमारा बेस क्या हो गया इनकम। तो बात तो वही है डिमांड डिवाइड बाय इनकम, लेकिन हमें डिमांड नहीं देखना, हमें तो चेंज इन डिमांड देखना है कि इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ। हम तो कितने पे घूम रहे हैं ना, तो इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। लेकिन कंपैरिजन सही नहीं होगा ये, तो इसको सही करने के लिए मैं क्या लिखता हूं, सेम वही फॉर्मूला बन गया मेरा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड
अभी क्वांटिटी डिमांड नहीं लिखना, अभी प्राइस तो नहीं। डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो एक बात बताओ, एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम जो है वो कितनी है 5000, उस टाइम पे वो डिमांड कितनी करता है 10 यूनिट की। अब उसकी इनकम क्या हो गई 10,000, अब वो डिमांड कितनी करते हैं 15 यूनिट्स की। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला तो सेम वही है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इनटू 100। एक ही आएगा? नहीं, गलत है इस बार। अभी देखते हैं, रुको। चलो देखते हैं हमने कितना आएगा, देख लेते हैं हमने कितना आएगा। हाँ, ऐसे नालायक तुक्के मार रहे हो तो। हाँ, अपने को ऊपर क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो 15 माइनस 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 डिवाइड बाय 10,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 100 कितना आएगा? कितना आएगा? 2 आएगा? नहीं, 0.5। आंसर हमारा क्या आएगा? 0.5। तो ये हमारा क्या निकल गया? इनकम इलास्टिसिटी। कोई मुश्किल नहीं था, इनकम इलास्टिसिटी अभी तक। अच्छा, ऐसे ही हमें क्या निकालना है? क्रॉस इलास्टिसिटी निकालना है। अब क्रॉस इलास्टिसिटी क्या था हमारे लिए? क्रॉस इलास्टिसिटी हमारे लिए क्या था? रिलेटेड प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने से हमारी डिमांड में कितना चेंज हुआ, यही था ना क्रॉस इलास्टिसिटी। तो सेम बेस अब इस बार क्या रहेगा हमारा? अदर गुड्स का प्राइस। अदर गुड का जो प्राइस है वो हमारे लिए क्या रहेगा? बेस रहेगा। भाई क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब ही क्या था हमारे लिए? कि अदर कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वही तो था क्रॉस इलास्टिसिटी। तो करना तो कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें क्या करेंगे? बस चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, ठीक है, या रिलेटेड गुड। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? क्रॉस इलास्टिसिटी में बेस बन जाएगा चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। ठीक है, फॉर्मूला सेम वही। अब यहां पे इनकम की जगह क्या आने लग जाएगा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस मान लेते हैं उसका कितना था? 5,000। 5,000 से कितना हो गया? 10,000। हमारी डिमांड चेंज हो गई, 10 से कितनी हो गई? 15 हो गई। आंसर अभी भी क्या आएगा? तो ये क्या हो गए? तीनों फॉर्मूले हमारे। तो फॉर्मूला तो एक सीख गए तो आगे तो कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं।